जिंदगी में मौका और धोखा सिर्फ एक बार मिलता है। मौका मिला है तो तैयारी कर लो, वरना धोखा मिलने के बाद तो आप तैयारी करने के लायक भी नहीं बचोगे। तो फाइनली स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए वीडियो में। और जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, और उससे जो बचा हुआ आधा अधूरा जो टॉपिक था इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करने वाले हैं। तो आपको एक अच्छी जानकारी के तौर पर मैं बात बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, प्रत्येक लाइन में ऑब्जेक्टिव बन रहा है और प्रत्येक लाइन को आपको ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपको शुरू से ही स्किप करके देखने की आदत है, तो इस आदत को थोड़ा सा सुधार कर लेनी है, क्योंकि आपको लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट। तो बिल्कुल हो जाइए आप तैयार। पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। प्रत्येक लाइन में ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसलिए मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव नहीं कराऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं ताकि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और मुझे पता है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर देंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो अंत में, मुझे पता है कि अंत में आप लाइक करेंगे, क्योंकि आप हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो और बहुत ही भरोसेमंद स्टूडेंट हो। तो फाइनली बिना देर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। न्यूट्रिशन नाम का जो टॉपिक दिया हुआ था, जो आपके डेली एंट्रेंस एग्जाम में, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव और कंसेप्ट बन जाने वाला है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए विदाउट एनी लेट्स गो टू स्टार्ट दिस सेशन है कि पौधों में पोषण, बोले तो इंग्लिश में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इसको लाइन बाय लाइन से आपको देखना है और समझना है। देखिए, प्रत्येक लाइन में आपका एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है और प्रत्येक लाइन को बारीकी से आपको समझना है। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूं तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूं तो आप वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा। यूट्यूब ने बहुत सारे फंक्शन को दे रखा है, तो इस फंक्शन का फायदा भी उठाना है। देखिए, पौधों में पोषण जो है ना, इसमें पढ़ना है, जो जो चीज़ें पढ़ना है और जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है, मैं बिल्कुल वही कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है ना? आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उससे भी कुछ कंसेप्ट लेकर के आया हूँ। देखिएगा, पौधों में पोषण जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है ना? किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो एक सवाल बनता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ये एक प्रोसेस है। क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा, देखिए, जिसके द्वारा पौधे जो है ना भोजन बनाते हैं और खुद से संश्लेषित कर अपना वृद्धि और विकास करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इन्हीं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करके और अपना संश्लेषित कर खुद का वृद्धि और विकास करते हैं। ये खुद के लिए जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, देखिए, पौधे अपना भोजन बना करके स्वयं संश्लेषित कर अपना वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रोसेस को, इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पोषण करने की यह विधि स्वयं पोषण कहलाता है। स्वयं पोषण यानी क्योंकि स्वयं का पोष रहा है। ठीक है ना? ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर निर्भर है ही नहीं। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा फिर से। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, और पोषण करने की यह विधि स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। और पौधा स्वयंपोषी कहलाता है। ये इसके पहले वाली वीडियो में भी मैं बता दिया हूँ, जब न्यूट्रिशन इन एनिमल में पढ़ा रहा था तो उसमें बता दिया था एक लाइन में कि पौधा स्वयंपोषी कहलाता है, और हम सभी जीव जंतु जो दूसरे पर आश्रित रह करके अपना वृद्धि और विकास करते हैं और भोजन की तलाश करते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? विषमपोषी हो जाते हैं। तो पौधा क्या है? स्वयंपोषी है। और ये किस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पौधा जिसके माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है, उस प्रोसेस को, उस माध्यम को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये जो वायुमंडल होता है ना, हमारा वायुमंडल, इस वायुमंडल में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है। ठीक है ना? क्या करता है? पौधा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, और मिट्टी से जल और खनिज लेता है, यानी कि H2O मिट्टी से लेता है। और ये दोनों चीजों को आपस में सम्मिश्रण कर, मतलब आपस में संयोग कर, ठीक है ना, सूर्य की उपस्थिति में, बोले तो सूर्य का प्रकाश लेकर के, और क्लोरोफिल जो पौधों के पत्तियों में उपस्थित रहता है, जिसके कारण पौधे
के पत्तियां हरा होते हैं और इसी क्लोरोफिल के उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर, ठीक है ना, पौधे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है और पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आपस में संयोग करके क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। भोजन जो तैयार करता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दो चीजें तैयार करता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पादक होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ऑक्सीजन। अब थोड़ा देखिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये पौधे अपना भोजन तो बना लिए और साथ में ऑक्सीजन भी देते हैं, जो हमें और आपके लिए जरूरी बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ दे कि पौधों से जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना, पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं, तो इस मतलब ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें आपको या तो ये ऑप्शन रहेगा या तो ये रहेगा, नहीं तो ये दोनों रहेगा और उपरोक्त में से दोनों का ऑप्शन दिया रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन ये दो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक है। ये भी लाइन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, मानिए प्रकाश संश्लेषण की घटना कहाँ होती है, तो पौधों के पत्तियों में होती है, पत्तियों में। अच्छा देखिए पौधों के पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अगर आपसे पूछ दे कि पौधों के पत्तियों में मतलब कहाँ क्लोरोफिल होता है, तो आप बताएंगे पौधों के पत्तियों में, ठीक है ना। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ये बात मैं लिख दिया हूँ। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि देखिए अगर न्यूट्रिशन नाम का अगर दे दिया है ना टॉपिक, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितना कंसेप्ट है ना आपको समझना होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जहां से क्वेश्चन बन जाने वाला है। देखिए क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र अगर पूछ देगा तो याद रखना होगा C55H72O5N4 और Mg मैग्नीशियम, ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अच्छा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफिल जो पौधों के पत्तियों में उपस्थित होता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करता है, यानी जब पौधे अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है, उस वक्त सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो 7 रंग होते हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा किस रंग को अवशोषित करता है क्लोरोफिल, तो आपको बताना होगा कि सबसे ज्यादा लाल करता है, उसके बाद से सेकंड स्थान नीला का आता है और थर्ड स्थान बैंगनी का है। मतलब ये 3 सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। अगर पूछ देगा कि सबसे ज्यादा किस रंग को अवशोषित करता है, चूंकि वही पूछ देता है सबसे ज्यादा किस रंग को अवशोषित करता है, तो लाल, और 2 नंबर में आता है नीला और तीसरे नंबर में बैंगनी, और भी बहुत सारे रंग हैं जो धीरे मतलब अवशोषित करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा अवशोषित करने वाला अगर रंग होता है क्लोरोफिल के लिए तो वो लाल होता है। अच्छा देखिए यहां तक तो बातें आपको क्लियर हो गई कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के कुछ उत्पादक के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बाहर निकल के आते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, जिससे हम अपनी श्वसन की प्रक्रिया पूरी कर पाते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र भी आपको समझ में आ गया। चलिए ये बातें जब क्लियर हो गई तो बात आगे बढ़ती है, इस प्लांट से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो आपको समझना है, जैसे प्लांट टिश्यू। अच्छा सबसे पहला बात यह है कि टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है। तो मैंने आपको बताया था कोशिका मिलकर के ऊतक, ऊतक मिलकर के अंग, और अंग मिलकर के अंगतंत्र, और फिर शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए टिश्यू जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी बोले तो कोशिकाओं का सम्मिश्रण होता है और जिसका कार्य एक समान होता है। तो यहाँ बातें आपको समझ में आ गई कि ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूट्रिशन वाली टॉपिक से। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी। देखिए क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद मुझे आपसे ऑब्जेक्टिव करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक लाइन में मैं आपका प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर करते करते और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी मैं बता रहा हूं कि कहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिएगा आपसे पूछ सकता है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा हिस्टोलॉजी। यानी कि देखिए विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग जीवित चीजों से संबंधित अध्ययन करते हैं ना, तो इस विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और जिसमें निर्जीव चीजों से संबंधित अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, और जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। उसी तरीका से मतलब ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम सेल वाली कंसेप्ट में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जरूर बताइएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कमेंट में लिखिएगा सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, बताइए उसका आंसर। तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है।
ठीक है ना। अच्छा देखिए, आप थोड़ा सा आगे समझिए प्लांट टिश्यू। देखिए प्लांट टिश्यू को ना हम 3 हिस्सों में बांटे हैं। पहले को मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज का काम क्या है? पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होता है? पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि पौधा अगर वृद्धि कर रहा है ना, तो अगर नहीं कर रहा है तो कराएगा, अगर कर रहा है तो उस पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का ये काम मेरिस्मेटिक टिश्यूज के द्वारा होता है। अच्छा सोचिए कि अगर मेरिस्मेटिक टिश्यूज नहीं होता तो पौधा बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाता है, नहीं तो बिल्कुल नाटा ही हो जाता। तो ये वृद्धि के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अच्छा दूसरा है सिंपल टिश्यू। ये क्या करता है ना, भोजन का निर्माण करवाता है। तो आप उससे पूछ सकता है कि प्लांट टिश्यू यानी प्लांट के अंदर कौन सा ऐसा ऊतक होता है ना जो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो आप बताएंगे मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है ना। अच्छा जो भोजन का निर्माण होता है, जो भोजन का निर्माण करवाता है वो क्या है? तो सिंपल टिश्यू। अच्छा अब आगे है जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक, ठीक है ना। ये सरल ऊतक है और ये कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहेंगे जटिल, ठीक है ना। अच्छा देखिए मेरिस्मेटिक को मेरिस्मेटिक ही लिखता है, सिंपल को सरल लिखेगा या सिंपल ही लिख सकता है, मतलब सिंपल तो नहीं लिखेगा, सरल ही लिखेगा। तो सरल ऊतक और कॉम्प्लेक्स ऊतक जिसको हिंदी में कहते हैं जटिल ऊतक। अच्छा देखिए जटिल ऊतक के 2 माने फॉर्म है, यानी इसके भी 2 अंग है। पहला को कहेंगे जाइलम और दूसरे को कहेंगे फ्लोएम। अच्छा देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर आने वाले जो जाइलम ऊतक होते हैं ना, इसका कार्य क्या होता है? ये जल का संवहन कराता है। क्या करता है? जल का संवहन कराता है। मतलब इस बात को याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? देखिए जाइलम, तो जाइलम बिल्कुल जल की तरह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि नहीं? मतलब ऐसा लग रहा है कि हम जाइलम जल मतलब एक जैसे कह रहे हैं, तो एक जैसे फील हो रहा है कि नहीं? तो जाइलम से जल और जल से जाइलम मतलब एक दूसरे के मतलब भाई बहनों की तरह लग रहा है। तो जाइलम से जल और जल से जाइलम, ये चीज़ें आपके दिमाग में अगर 1-2 बार मतलब इस चीज़ को अगर आप बोल देते हैं ना तो आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगी। जाइलम, ज अल्लाह इसमें आ रहा है ना, जाइलम और ज अल्लाह आ रहा है, तो जाइलम से जल का संवहन याद कर लीजिएगा। और फ्लोएम से फलों का संवहन, मतलब फलों का संवहन नहीं मतलब पोषक वाहक कहलाता है। फ्लोएम क्या है? पोषक वाहक का काम करता है, समझ रहे हैं ना। फ्लोएम का काम क्या है? पोषक का वहन कराना, यानी कि पौधों में किस तनों को और किस पौधों के किस भाग में, ठीक है ना, मतलब पौधों को पोषक की जरूरत है, वो फ्लोएम का काम है। भोजन स्थानांतरण कराना, पोषक वहन कराना। तो अगर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि पौधे के कौन सा ऊतक पोषक वाहक के रूप में समझा जाता है या कौन सा ऊतक पोषक का वहन कराता है, तो आपको बताना होगा फ्लोएम। और पूछेगा कि बताइए कि पौधे के कौन से ऊतक जो है ना जल का संवहन कराता है, तो आपको बताना होगा जाइलम। तो यहाँ पर आप समझ गए कि फ्लोएम का काम क्या है? पोषक वाहक का काम कराना, यानी पोषण का वहन कराना, यानी पौधों के जिस अंग में भोजन की जरूरत होती है या उसके वृद्धि और विकास के लिए पोषक की जरूरत होती है, तो फ्लोएम का काम होता है पोषक का वहन कराना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भोजन का निर्माण करता है या पौधे के लिए वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है या जल का संवहन कराता है या पोषक वाहक का काम करता है? तो निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से आपको चुनना होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा दिमाग में बैठ गया होगा तो आप जरूर सही उत्तर लगा कर आएंगे। इतना ही नहीं, आपसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप ऊतक है, और आपको इसमें से एक दे दिया रहेगा और बाकी 3 गलत दिया रहेगा, जिसमें से एक को सही चुनना होता है। तो आई होप कि यहाँ तक जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे वाले टॉपिक को भी समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जरा देखिएगा, पादप हार्मोन। चूंकि हार्मोन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए हार्मोन का हम नाम लिखे हुए हैं और आपसे यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि क्या होगा कि हार्मोन का नाम दिया रहेगा और उसमें से मतलब मान लीजिए कि सपोज पादप हार्मोन का 3 गो नाम दे देगा और 1 जंतु हार्मोन का नाम दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन है जो पादप हार्मोन का एक उदाहरण नहीं है। तो आपको जंतु हार्मोन को चुन लेना है और पादप हार्मोन को सब आपको याद होना चाहिए। तो जंतु हार्मोन को जब चुन लेंगे ना तो उसमें से खुद ही आंसर निकल कर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। मतलब नहीं है पर भी ध्यान रखना है, चूंकि नहीं है निगेटिव वाला भी
ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेता है। तो नहीं है और है, दोनों में आप क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझ करके तब आपको ऑब्जेक्टिव करना होगा। और या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, और जंतु हार्मोन का 3 गो दे देगा, और जिसमें से चौथा ऑप्शन इसमें से एक कोई दे देगा, तो आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन जो है ना तने के वृद्धि में सहायक होते हैं। और जिब्रेलिन्स क्या है, जिब्रेलिन्स ये भी एक ऐसा हार्मोन है जो बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है, ठीक है ना। और साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन तो ये कोशिका का विभाजन कराता है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साइटोकाइनिन अगर कोशिका का विभाजन, एक पादप हार्मोन है जो कि साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका का विभाजन कराता है, तो बताइए जंतु में कौन ऐसा मैंने कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा कोशिकांग है, जो मैंने कोशिका वाली कंसेप्ट में बताया था कि हमारे भी शरीर के अंदर कोशिका जो है ना, उस कोशिका के अंदर कोशिकांग माने कोशिका के अंग होते हैं, जो उसमें भी एक ऐसा अंग होता है जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। बताइए हमें कमेंट बॉक्स में वो कौन सा है जो कोशिका के अंदर मौजूद कोशिकांग, मतलब बोले तो कोशिका का अंग जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो साइटोकाइनिन क्या है, पादप में रह करके कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यानी कि कोई अगर तना टूट जाए या मतलब कोई तना को काट ले हम, तो अगर उसका कोशिका मतलब बोले तो उसके अंग को हम बेअंग कर दें, तो ये कोशिका विभाजन का काम करता है, यानी कि अपना खुद से फिर से जो है ना निर्माण कर लेता है। एथिलीन का काम क्या है, एथिलीन का गैसीय, देखिए ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये फलों को पकाने में सहायक होता है। और फ्लोरीजेंस क्या है, फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस से फ्लावर याद आना चाहिए। ये फूलों को खिलाने वाला हार्मोन है, यानी कोई फूल नहीं खिल रहा है ना, तो जिसमें फ्लोरीजेंस पाया जाता है, जिसके कारण फूल क्या हो जाता है ना, खिल जाते हैं, ठीक ना। तो तरह तरह के हमें फूल दिखाई देने लगते हैं। ये रहा पादप हार्मोन। अब बात करते हैं कि पादप में रोग भी होता है। जिस तरीके से मानव के अंदर टाइफाइड, कलरा, ठीक है, और भी बहुत सारे रोग होते हैं, और मैंने रोग वाली भी जो है ना वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं कि मानव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले कौन कौन सी बीमारी है जिससे आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 1-2 नंबर के लिए प्रश्न जरूर पूछता है। वो भी ऑलरेडी आपको कंसेप्ट में पढ़ा दिया हूं, उस चीज को जरूर आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है और 1-2 प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेगा। मैं एक चीज के लिए आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई भी वीडियो मिस कर रहे हैं, आप जाइए एग्जाम देने के लिए, अगर वीडियो को मिस कीजिए और आप इसको नजरअंदाज कीजिए, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप एग्जाम देकर के आएंगे और हम लोग के वीडियो से मिलाएंगे ना, तो आपको बहुत पछतावा होगा। मतलब रोने के सिवा हंसने का तो कभी मौका ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव समझा रहे हैं, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कोई बहुत बड़ी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। सुनिएगा ध्यान से, पादप रोग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए फफूंद कवक बोले तो एक ऐसा बीमारी है ना जो पादप का सबसे बड़ा रोग माना जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पादप का सबसे बड़ा रोग किसे माना जाता है, तो फफूंद या कवक बोलिएगा, ठीक है ना। अच्छा, टीका रोग क्या है, टीका रोग ये मूंगफली में होता है, ठीक है ना। खेरा रोग किस में होता है, तो धान में, ठीक है ना, खैरा रोग या खेरा रोग। ब्लैक हार्ट रोग किस में होता है, तो आलू में होता है। मार्श रोग किस में होता है, तो मटर में होता है। व्हाइट बर्ड रोग किस में होता है, मक्का में होता है। येलो वेन रोग किस में होता है, तो भिंडी में होता है। ब्लैक रस्ट रोग किस में होता है, तो गेहूं में होता है। इन तमाम रोग को आपको याद कर लेना होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए कि मटर में कौन सा रोग होता है, ठीक है ना, तो आपको याद करना होगा कि मार्श रोग होता है। बस आपको इतना याद कर लेना होगा, ज्यादा नहीं है, 8 गो है, बस आप को ये 8 का 8 याद कर लेना होगा। 8 अगर याद कर लेना तो मुझे लगता है कि आपका यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपसे छूटेगा नहीं, और मुझे पूरा पता है कि यहां से आपको एक प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा आप, मैं इसकी पूरी गारंटी दे रहा हूं। और हार्मोन से भी एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि मक्का में कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो व्हाइट बर्ड रोग कहेंगे। अगर पूछेगा कि बताइए भिंडी में कौन सा रोग होता है, तो येलो वेन रोग होता है, ठीक है ना। और पूछ देगा कि बताइए मूंगफली में कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो टीका रोग। इस तरीका से तमाम रोगों को आपको याद कर लेना है। और मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने जो कुछ भी कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश किया आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और अंत में हो सकता है कि आप एक उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि अब जो है कि ये कंसेप्ट खत्म हो गया, तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड सर जो है कि ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो आपको यहाँ पर उम्मीद रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अब जो ये कंसेप्ट है ना, प्रत्येक लाइन में मैं ऑब्जेक्टिव समझा दूंगा और लास्ट में ऑब्जेक्टिव नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करूंगा, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि इस
कंसेप्ट को इतना बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूं ना कि प्रत्येक कंसेप्ट में जितना ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है मैं आपको लाइन बाय लाइन से बता भी दे रहा हूं। तो आई होप कि यहां तक जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश किया, पूरे न्यूट्रिशन नाम का, ये जो न्यूट्रिशन नाम का जो आपका टॉपिक दिया था ना कि न्यूट्रिशन पढ़ कर आना, आपको इतना अच्छा से और कम समय में पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया हो ना कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हो गया ना आपका पूरा न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित जितना भी कंसेप्ट था मैंने सारे के सारे टॉपिक को पढ़ा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाने की कोशिश किया बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आया होगा। और जब समझ में आया होगा तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, और हो सकता है और भी कुछ ज्यादा सपोर्ट करने का मन करेगा तो इस वीडियो को आप स्टेटस पर जरूर अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।